एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज 8 नंबर का जो है ये एक आखिरी क्वेश्चन डील करते हैं। कल से जो है हम लोग सारे 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो है फटाफट एक दिन में सारे क्वेश्चन स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी को जो है ईजी लैंग्वेज में नोट्स मिल सके और जो है एग्ज़ाम में उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 8 नंबर का है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इश्यूज फॉर काउंसलिंग इन नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड प्रैक्टिशनर्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स होते हैं और नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं उनके लिए काउंसलिंग की नीड क्यों पड़ती है, मतलब उनकी लाइफ में ऐसे कौन से इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से उन्हें काउंसलिंग लेनी पड़ती है, ठीक है। और हम सब नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो हमें पता ही है कि हमारी लाइफ में क्या क्या चल रहा होता है और कौन कौन सी सारी दिक्कतें क्रिएट हो रही है, तो हमें जो है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोथ nursing student and practitioner nurses often face personal and professional challenges. Counseling help them cope, but there are no several common issue they may need support for. मतलब जो नर्सिंग के स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर्स होते हैं उन्हें बहुत सारे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों इश्यूज़ को फेस करना होता है अपनी लाइफ में। जब कोई भी बच्चा 12th पास आउट होता है उसके बाद वो जाके सीधे नर्सिंग में एडमिशन ले लेता है। वो उसने मतलब कोई मेडिकल फील्ड से रिलेटेड होता है किसी की फैमिली में अगर उसने देखा हो तो, पर अगर कोई नहीं होता है तो उसे जाकर क्या होता है, सडन एक तो सिलेबस चेंज हो जाता है। कहाँ इंसान की एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखने के लिए मिल रही है, कहाँ ये सारा ब्लड ये वो ये सब अलग अलग टर्मिनोलॉजीज देखने के लिए मिल रही होती है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस पे जाता है तो अलग अलग टाइप के पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। तो इनसे क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट है या फिर प्रैक्टिशनर है वो एकदम से डर जाता है, सफोकेटेड हो जाता है, क्योंकि उस पर जो है घर वालों का भी थोड़ा कहीं ना कहीं प्रेशर आ जाता है, पीयर प्रेशर आ जाता है, स्टडी का आ जाता है, एग्ज़ाम अपने क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह करनी है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में क्या होता है, एक तो स्टूडेंट पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे फिर कहीं ना कहीं जो है काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। और काउंसलिंग की हेल्प से उसे थोड़ा कुछ पॉजिटिव वाइब्स आती है और कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है थोड़ा शांत होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसमें एकेडमिक स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट, हैवी सिलेबस एंड फ्रिक्वेंट एग्जाम्स। हैवी सिलेबस और फ्रिक्वेंट एग्ज़ाम तो एमपी एमएसयू में होते नहीं है, वी नो वेरी वेल, ठीक है। हैवी सिलेबस एकदम से बहुत सारे सिलेबस आ जाने के कारण क्या होता है, बच्चे पे प्रेशर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग मेडिकल टर्म्स एंड प्रोसीजर्स और प्रेशर टू परफॉर्म वेल इन थ्योरी एंड क्लिनिकल वर्क। मतलब जो नर्सिंग प्रैक्टिशनर और स्टूडेंट्स होते हैं उनके ऊपर जो है हैवी सिलेबस का बर्डन होता है, एग्ज़ाम होती है बार बार, उन्हें जो है मेडिकल टर्म नई होती है, मेडिकल प्रोसीजर्स नई होती है, उन्हें सीखने के लिए टाइम लगता है। और जो है थ्योरी में अच्छा करने के लिए, प्रैक्टिकल फील्ड में अच्छा करने के लिए, सारी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए, हैंडल करने के लिए क्या होता है कि उन्हें उन पर प्रेशर डाला जाता है। उसके कारण क्या होता है, उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है और स्ट्रेस को कम करने के लिए उन्हें काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है इमोशनल बर्नआउट। इमोशनल बर्नआउट में क्या होता है, इमोशनली उनके ऊपर जो है वो चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं जिनकी वजह से काउंसलिंग की नीड पड़ जाती है, ठीक है। constant exposure to patient suffering, death and emergencies, emotional exhaustion from long hours and night shift, feeling drained, help और डिप्रेस्ड। मतलब कि इमोशनल बर्नआउट कैसे, अब जो नर्सिंग स्टूडेंट है वो कभी पोस्टिंग पे जा रहा है, कभी उसकी नाइट पोस्टिंग हो रही है, कंटिन्यू नाइट लग रही है, तो उस कंटिन्यू नाइट लग रही है, पेशेंट बीमार पेशेंटों को अपने आसपास देख रहा है और बीमार पेशेंट्स को तो देख ही रहा है, साथ ही साथ में किसी की डेथ हो जा रही है, कहीं पे जो है पेशेंट का एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, कोई पेशेंट रो रहा है, घर वाले रो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है स्टूडेंट को एकदम से फेस करनी पड़ती है, जिनकी वजह से इमोशनली जो उनका बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसे बैलेंस करने के लिए, एक्टिव करने के लिए जो है उन्हें काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। वर्कलोड एंड टाइम मैनेजमेंट। वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट नर्सिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि अगर एक कोई पेशेंट
पेशेंट है उसे एक इंजेक्शन लगाने के लिए लेट हो गया तो हो सकता है उसकी जान चली जाए। तो जो टाइम मैनेजमेंट है वो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग में, ठीक है। नर्सेज ऑफ्टन हैव टू मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नर्सेज को जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक साथ निभानी पड़ती है, यानी कि पेशेंट भी देखना है, उनको वार्ड की ड्यूटी भी देखना है, क्लीनिंग भी देखना है, साथ में अगर कोई पेशेंट एडमिट होकर आ रहा है वो भी देखना है, कोई पेशेंट सर्जरी से आ रहा है वो भी देखना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक साथ देखनी होती है। तो उनके पास जो है क्या होता है, टाइम भी उन्हें मैनेज करना होता है और नए नए पेशेंट जो आ रहे हैं उन्हें भी देखना होता है। तो सारी चीज़ें झेलते झेलते परेशान इंसान पूरा परेशान हो जाता है और कहीं ना कहीं उसके माइंड पे जो है ज़्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी बैलेंसिंग स्टडीज़ फॉर स्टूडेंट, ड्यूटीज़ फॉर स्टाफ, नो प्रॉपर टाइम फॉर रेस्ट, हॉबीज़ और फैमिली। मतलब इन सारी चीज़ों के बीच में क्या होता है, ना तो उनकी स्टडीज़ बैलेंस हो पाती है और ना ही ड्यूटीज़ प्रॉपरली हो पाती है, और जिसके कारण क्या होता है उन्हें ना रेस्ट का टाइम मिलता है, ना उनकी हॉबीज़ उनको करने का टाइम मिलता है, जैसे कि जो गाना गाना पसंद है, खेलना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है, और ना तो वो फैमिली के लिए टाइम निकाल पाते हैं, ठीक है। इनकी वजह से उसका जो मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, और इसी मेंटल स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए जो है नर्सिंग स्टाफ को काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नर्सिंग स्टाफ या फिर स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस का कम होना, नर्वसनेस इन हैंडलिंग पेशेंट और डूइंग प्रोसीजर्स, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स स्पेशली ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस, फीलिंग अनश्योर अबाउट देयर प्रोफेशनल स्किल्स। मतलब कॉन्फिडेंस का की कमी होना किस चीज़ से रिलेटेड, अपनी स्टडी से रिलेटेड, और मोस्टली जो है प्रैक्टिशनर्स और नर्सिंग स्टूडेंट्स को अपनी जो प्रैक्टिकल प्रोसीजर्स होती है उनको लेकर नर्वसनेस होती है कि मैंने ये जो प्रोसीजर था वो ठीक से परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक पर्सन को मेंटली डिप्रेस कर देती है कि यार मुझे ये चीज़ें नहीं आती है, मैं कैसे करूँगा, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट होती है। तो इन सारी चीज़ों को उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए और उनकी जो नर्वसनेस है उसे कम करने के लिए जो है उन्हें काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, वह है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग डॉक्टर, टीचर या फिर कलीग के बीच में, ठीक है, जिसके वजह से जो है टीम वर्क में दिक्कतें आ जाती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, बुली या फिर रैगिंग जैसे केसेस भी आते हैं। ये स्टूडेंट के केसेस में ज़्यादा आते हैं कि न्यू एडमिशन हुआ तो सीनियर लोग रैगिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, स्टूडेंट को कहीं ना कहीं परेशान कर देती है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग विद टीचर, डॉक्टर और कलीग्स, प्रॉब्लम्स विद टीम वर्क इन क्लिनिकल सेटिंग्स, बुलिंग और रैगिंग इन केस ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये सारी चीज़ें जो है उन्हें दिक्कत देती है, जिनकी वजह से उन्हें जो है इसकी नीड होती है, ठीक है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक ड्यू टू एकेडमिक और वर्क प्लेस प्रेशर। मतलब मेंटल हेल्थ इश्यूज भी कभी कभी क्रिएट हो जाते हैं स्टूडेंट्स को, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो उनका बहुत ज़्यादा एकेडमिक प्रेशर भी बन जाता है, साथ में उन्हें वर्क प्लेस का भी जो प्रेशर है वो सारी चीज़ें इकट्ठे हो जाती है। तो वो इकट्ठे इतना मेंटल स्ट्रेस नहीं झेल पाते, जिसके कारण उन्हें कई बार पैनिक अटैक या फिर एंजाइटी जैसी कंडीशन जो है झेलनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आता है फीलिंग ऑफ आइसोलेटेड और इमोशनली ओवरवेल्म्ड, फियर ऑफ बीइंग जज्ड फॉर सीकिंग हेल्प। मतलब अगर कोई नर्सिंग स्टाफ किसी से हेल्प लेता है तो उसे ये भी डर लगता है कि यार ये मुझे कहेगा कि ये मुझे जज करेगा अगर मैंने इससे हेल्प ली। तो ये सारी चीज़ें जो है एक पर्सन के माइंड को पूरा धो देती है, मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा धो देती है कि भाई ड्यूटी भी करना है, घर का भी काम देखना है, घर वालों को भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है। ये सारी चीज़ें मिलकर इंसान का ब्रेन पूरा वॉश कर देती है। इंसान ना खुद का बचता है ना दूसरों का बचता है, ठीक है। और कभी कभी अगर दूसरा स्टाफ ड्यूटी पे है तो हमें 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद और फिर से 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। तो मैं
स्पेशली सारे नर्सिंग स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है ड्यूटी थोड़ा चिल होके करिए, मतलब इतना भी चिल नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दो, ऐसे कि आप लोग ड्यूटी भी करें लेकिन अपना जो मेंटल पीस है उसे भी मेंटेन करके रखें, मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, जिसके थ्रू आपकी जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहे और आपका जो ब्रेन है वो एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक जैसी कंडीशंस जो है वो उसे झेलनी ना पड़े, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैरियर अनसर्टेनिटी, यानी कि कैरियर को लेकर भी चिंताएं होती है, खासकर अभी तो एमपीएमएससी वाले स्टूडेंट्स को हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट की एज ज़्यादा हो चुकी है और उनका जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर के एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं कराई है। 20-21 वाले बच्चों को अभी जो है फोर्थ ईयर पास आउट हो जाना चाहिए था, जबकि 19-20 वाले बच्चे पास आउट हो रहे हैं 6 साल बाद। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ब्रेन में एक टाइप की चिंता तो लाती है, साथ में ये पूरा मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, सारी सब चीज़ें एक साथ में लाती है कि यार अभी जैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने जो है 20 साल 21 साल होने के बाद एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद एडमिशन लिया, तो उनका 4 साल का कोर्स जो है 7 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो वो 27 साल की उम्र में, 28 साल की उम्र में जो है अपना डिग्री पा रहे हैं। 27-28 साल की उम्र में अगर वो डिग्री पा रहे हैं तो फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कब करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को पूरा झकझोर के रख देती है, ठीक है। वरी अबाउट जॉब प्लेसमेंट, फ्यूचर स्पेशलाइजेशन और एग्जाम रिजल्ट, कन्फ्यूजन इन चूजिंग बिटवीन डिफरेंट नर्सिंग फील्ड्स, ठीक है। तो मतलब कैरियर की टेंशन लेकर भी जो है स्टाफ के मन में काफ़ी चिंताएं होती है, जिन्हें दूर करने के लिए काउंसलिंग की नीड होती है। और हाँ, नर्सिंग स्टाफ के बीच में जो है डिफरेंट नर्सिंग फील्ड, जैसे कि गायनिक हो गया, इंटेंसिव केयर यूनिट हो गया, पेडियाट्रिक्स हो गया, जनरल वार्ड हो गया, इन सारी चीज़ों में जो है नर्सेस डिसाइड करने में भी टेंशन लेती है कि यार मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, कौन सी फील्ड में ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी, कौन सी फील्ड मेरे लिए है। ये सारी चीज़ों में भी है, उनके भी माइंड में कन्फ्यूजन रहता है। और काउंसलिंग के थ्रू उन्हें ये जो है एहसास कराया जाता है कि तुम्हें जो फील्ड में अच्छा तुम्हारा वर्क है, तुम जिसमें अपना वर्क पूरा पीसफुली अच्छे से स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के साथ कर सकते हो, तुम वो फील्ड जो है चूज़ करो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम फैमिली एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फैमिली एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होती है, ठीक है। प्रेशर फ्रॉम होम टू परफॉर्म और अर्न, स्ट्रगलिंग विथ फीस, हॉस्टल लाइफ एंड पार्ट टाइम जॉब, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट इन सम केसेस। कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चों को घर से फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, जिनकी वजह से वो या तो स्कॉलरशिप के बेसिस पे पढ़ते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फ़ीस, हॉस्टल वगैरह का खर्चा निकालते हैं। तो उन केसेस में क्या होता है कि उनके ऊपर स्टडीज़ का भी प्रेशर होता है, पार्ट टाइम जॉब का भी प्रेशर होता है और अपना जो फ्यूचर है उसका भी टेंशन होता है, और घर वालों का भी टेंशन होता है कि यार अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया तो इनका क्या होगा, ये लोग मुझे क्या कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक इंसान को पूरा झकझोर देती है कि अब क्या, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए और मेंटल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो है कहीं ना कहीं ये हमें काउंसलिंग की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन जो है एक नर्सिंग स्टूडेंट के लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, और कम्युनिकेशन के कारण जो है कई बार नर्सिंग स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर की लाइफ में जो है काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग कॉन्फिडेंशियली ई विद डॉक्टर्स, पेशेंट और सीनियर, लैंग्वेज प्रॉब्लम्स इन मल्टीलैंग्वेज सेटिंग्स, फियर बीइंग जज्ड फॉर पुअर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि नर्सिंग स्टूडेंट्स को या फिर प्रैक्टिशनर को डॉक्टर या फिर स्टाफ के साथ बात करने में जो है थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि यार सर को कैसे बोलूँ, सर को क्या बोलूँ, ये चीज़ें जो है उनके साथ में क्रिएट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या करती है, उनके माइंड पे प्रेशर डालती है, ठीक है। एक तो एक लैंग्वेज, हमारे इंडिया में जो है बहुत सारे लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो उन्हें कई बार अगर हम मराठी लोगों से मिलते हैं तो उन्हें हिंदी नहीं आती और हमें मराठी नहीं आती, तो वहाँ पर भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। और एक तो एक ये भी लगता है कि अगर हमने इंग्लिश के वर्ड्स जो है मेडिकल इसमें बोले जाते हैं और अगर कभी उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से नहीं किया तो वो लोग हमें क्या समझेंगे, जज करेंगे, ये सारी चीज़ें भी जो है एक स्टूडेंट के माइंड में आती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट या फिर प्रैक्टिशनर को काउंसलिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग थोड़ा सा देख लेते हैं।
हेल्प इन इमोशनल सपोर्ट एंड मेंटल स्टेबिलिटी। जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो इमोशनल सपोर्ट और मेंटल स्टेबिलिटी को में हेल्प करती है, ठीक है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बेटर कॉपिंग स्किल, मतलब इसके थ्रू जो है एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और कॉपिंग स्किल यानी कि चीज़ों को हैंडल करने की स्किल्स जो है डेवलप होती है और इसकी वजह से जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होता है, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको समझ में आया होगा और ये रोल ऑफ नर्स इन क्राइसिस इंटरवेंशन है, ये हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।